वेलकम बैक है दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं पिछले साल का 40 मॉडल क्वेश्चंस के सारे पूछे गए सवाल। ठीक है, तो ये आज हम आप सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स 27 तारीख से शुरू होने वाले हैं और उसमें ज़्यादा दिन बचे नहीं, अब 4 ही दिन बचे हैं। और फिजिक्स तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, वो है। और उसे तो तुम्हें पास करना ही है। पास क्या करना है? अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो ये आज हम इसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं इस साल बोल रहा हूँ, सॉरी, पिछले साल का मॉडल सेट क्यों करूँ, तो भाई वो बहुत इनोसेंट बच्चा है। चलो मैं उसका जवाब अभी दे देता हूँ, हो सकता है बहुत के मन में आ जाए। देखो यार, इससे ये करने से पहले मैंने अपलोड कर दिया है सारा मॉडल पेपर। इस बार का जो पूछा गया है, इस बार का जो जैक ने जारी किया, वो मैंने अपलोड कर दिया। पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे नहीं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री कर दिया है और सारा भी कर दूंगा जल्दी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये देखो, जो मॉडल सेट में था वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और जो प्रीवियस ईयर में था वो मॉडल सेट में आया था। इट डायरेक्टली मीन्स दैट मॉडल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो यू विल हैव टू डू दिस। आपको ये करना ही पड़ेगा। और देखो भाई, कर लो, कुछ दिन तो है, कर लो। करोगे तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तुम्हारे मन है करो, नहीं मन है तो फिर तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आस्था। ठीक है, तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं क्या, कि ये जो भाई पेपर है, ये पिछले साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं। देखो, मैं बहुत ज़्यादा पुराना पेपर भी करवा सकता हूँ, बट वो नहीं करवाता मैं। पता है क्यों? कोई फ़ायदा नहीं हो सब चीज़ का। क्योंकि यार देखो, पहले का पेपर अलग टाइप का था, अब का पेपर अलग टाइप का है। कोविड के बाद से पूरा पैटर्न बदला हुआ है, और कोविड से पहले का पूरा पैटर्न मतलब दे आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, अलग अलग है। इसीलिए मैं ज़्यादा पुराना नहीं कराता, मैं इधर इधर का ही करवा रहा हूँ जानबूझ करके। ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, अननेसेसरी तुम टाइम गवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। और हाँ, अगर जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं तो भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी को पता है हमारे चैनल पर क्लास 11th के साइंस के बच्चों के लिए हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती है। कभी कभी 2 दिन का गैप हो जाता है, बट कोई बात नहीं, लेकिन अपलोड होती है। ठीक है, और बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है हमारा पहला, क्या है? एन इंडियन साइंटिस्ट, वो भारतीय साइंटिस्ट वैज्ञानिक, हु वन द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इज, जिसने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीता। ये बेसिकली इसका मतलब है, और हिंदी में भी तो लिखा हुआ है, तुम पढ़ लो। ठीक है, तो वो कौन था? तो बेसिकली ये जो है ना, जेसी बॉस, ये नॉमिनेट हुए थे बट ये जीत नहीं पाए थे। और एच.जे. भाभा और एम.एन. साहा, ये तीनों नॉमिनेट हुए थे बट ये जीत नहीं पाए थे। तो जीता कौन था? हमें विनर करना बताना था। तो जीते थे सर सी.वी. रमन। ठीक है, तो सर सी.वी. रमन जीते थे, तो ये जाएगा हमारा राइट आंसर। और पहला सवाल ये तो डाटा बेस सवाल है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ये देखो, यूनिट डायमेंशन से सवाल है। क्या सवाल है? आसान सवाल है, तुम तो पढ़ते भटाक से आंसर दे दो। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो आपको पता है ये जो तीनों है, MKS, CGS और SI। इसमें MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। आप तो जानते हो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बट ये जो है इसका लास्ट ऑप्शन, दैट इज डेसिबल, दिस इज नॉट SI यूनिट। ओके, ये एक ऐसा यूनिट का ये नहीं है। डेसिबल यूनिट है बट ये सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। ठीक है, तो डेसिबल यूनिट किसका है? तो डेसिबल हमारा यूनिट है साउंड का, कि साउंड की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। और झारखंड में मेरे ख्याल से ये 50 to 60 डेसिबल है ऑन रोड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड पोल्यूशन हो जाएगा और कान पे बहुत ज़्यादा हिट करेंगे ज़ोर से। तो ये डेसिबल है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, तो ये जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यस। तीसरा नंबर सवाल देखो, अगेन ये भी है ना, यूनिट एंड डायमेंशन से ही सवाल है। क्वेश्चन है, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। आपको पता है 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो होता है हमारा मास, लेंथ, टाइम, करंट
और एक होता है टेम्परेचर, एक होता है नंबर ऑफ सब्सटेंस दैट इज इन मोल्ड एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट इसमें हमसे क्वांटिटी नहीं पूछा, यूनिट पूछा है। तो देखो मैंने कहा था आपको मास के लिए होगा किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम है, ठीक है। फिर लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, मोल के लिए नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो ऑप्शन नंबर ए सारा कुछ फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा आंसर। बट नेक्स्ट और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, चलिए हम उन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए बी नंबर में है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये देखो कूलम, यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं जाएगा कूलम के कारण। कूलम देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, ये हर बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बट ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है कूलम, ठीक है। कूलम मतलब चार्ज, मतलब ये जो कूलम है चार्ज का ऐसा यूनिट है। तो बी नंबर नहीं किया कूलम के कारण। सी नंबर देखो न्यूटन के कारण नहीं जाएगा। क्यों न्यूटन? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन दो चीज़ से मिलकर बनती है, दैट इज लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड से, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन न्यूटन के कारण नहीं जाएगा, उसमें बीच में न्यूटन घुसा दिया है, और ये देखो बीच में यहाँ फ्लक्स घुसा दिया है। आप 12th में आओगे, आप फ्लक्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ोगे उसमें आप फ्लक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं गए वो मैंने आपको समझा दूंगा, और पहला ही ऑप्शन क्यों गया ये भी मैंने आपको समझा दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ भाई लो, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, सवाल पढ़िए। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद v1। ये कोई गाड़ी है, ये आधा रास्ता चलता है एक स्पीड v1 से, एंड हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2, और आधा रास्ता v2 से, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो चलिए मैं इसको डिराइव करके आपको दिखाता हूँ और आंसर बताता हूँ, बाद में आपको चूरन भी दे दूंगा कि रटना कैसे है, ठीक है। तो चलिए डिराइव करते। ये रहा भाई हमारा सवाल। एक कोई गाड़ी है, ठीक है, वो एक इतने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है s, कोई डिस्टेंस है s, और क्वेश्चन में बोला गया तो वो पहला हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर मान लेते ये हाफ डिस्टेंस होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा s/2, ये हमारा s/2 होगा, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा ये s/2, क्योंकि s है तो हाफ s/2, और इसे ये s/2 कवर करने में एक v1 स्पीड से कवर करता है, और दूसरा ये v2 स्पीड से कवर करता है, ठीक है। लेट सपोज इसे टाइम लगता है t1, इसे टाइम लगता है t2, तो हम इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, ये s है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, s है। तो हम इसे, ये जो पहले कवर किया था, तो हम लोग इसे s1 ले लेते हैं, और इसे हम लोग s2 ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, s1 प्लस s2, क्योंकि 2 बार कवर किया था हाफ हाफ करके, बाय t1 प्लस t2, ठीक है। ऐसा मैंने ले लिया। s1 हमारा कितना, s1 हमारा हाफ बोला था तो s/2 हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे s/2। सेम इसके लिए भी s/2, ठीक है। अब बात है भाई, हमारे पास टाइम नहीं दिया गया, टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो टाइम हम यहाँ से निकाल लें। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हम लोग इधर से निकाल लेते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये t1 के लिए हो जाएगा, और फिर t2 के लिए वो भी हो जाएगा। तो मैं t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला डिस्टेंस हमारा क्या था, हमारा s1 है s/2, तो हम यहाँ लिखेंगे s/2। ये डिस्टेंस हमने लिख दिया। स्पीड कितना था इसके लिए, v1, तो v1, ठीक है, प्लस s2 के लिए सेम हम यहाँ t2 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया था, s2 s/2, और स्पीड v1 है ना, सॉरी v2, हम यहाँ लिख लेंगे s/2 इंटू v2, ठीक है। ये हुआ हमारे पास, और मैं इसे हटा देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है इतना। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, तो ऊपर सॉल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 2, और s प्लस s 2s हो जाएगा, ठीक है।
और नीचे आप सॉल्व करोगे तो ये हो s/2 आप कॉमन ले लो, s/2 आ गया कॉमन, हमारा क्या हो गया 1/v1 प्लस 1/v2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखोगे तो ये s 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ऊपर में s/1 और ये हमारे पास बचेगा s2 में ये s/1 होगा, ठीक है, भूल मत जाना। हमारा v1 प्लस v2 हो जाएगा, v1 इंटू v2 एलसीएम लिया और यहाँ जाएगा हमारा v2 प्लस v1। और आप जब इसे सॉल्व करोगे इसके बाद आपका काम है ये आ जाएगा हमारा 2v1 v2 में v1 प्लस v2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा पूरा और काटोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्या, एवरेज स्पीड, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलो तुम्हें चूरन दे देता हूं। तो चूरन क्या है भाई, तो चूरन है ये कि कभी भी क्वेश्चन में जब तुम्हें बोले कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है। जैसे इसमें अभी बोला था ना हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस, तो यहाँ लिख देता हूं। तो जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार में ही डिस्टेंस बराबर जर्नी पूरा हो गया था, इसलिए 2v1 कहा गया यहाँ 2v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 आया। अगर मान लो 3 बार में पूरा करता, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, मान लो ये खैर अनइक्वल लग रहा है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ। मान लो इतना ये जो डिस्टेंस है ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो जब 3 आ जाता है तो आप लिखते 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। आप ये लिखते जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो आप डायरेक्ट जितना बार दिया गया है आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा तो ये, जब 4 बार रहेगा तो 4v1 v2 v3 v4 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ठीक है। तो एक रहा ये। दूसरा केस होता है कि व्हेन t इज सेम, जैसे आपको बोल देगा कि उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर की जिसके लिए टाइम लगा t, इसके लिए भी टाइम लगा t, उस समय आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, और इसके लिए भी टाइम लगा t। जब आपको समय सेम दे दे तो आप डायरेक्ट लगा देना v1 प्लस v2 बाय 2, ठीक है। तो आप ये लगा दोगे, समझ गए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के लिए हमने आंसर क्या लिया था 2v1 बाय v2, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के सेशंस देखे हैं और मॉडल सेट का भी, तो आपको ये सब बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये देखो क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग ये कैसे बताएंगे, किससे बताते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप यहाँ एक 2 चीज़ नोटिस करना, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप देखो क्या है, इसे फोकस करना, और आप फोकस करना इंस्टेंट ऑफ टाइम, इन दोनों चीज़ पे आप फोकस करो। अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन कब आती है, जब किसी चीज़ में डायरेक्शन हो, और जब किसी चीज़ में डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर होती है, कुछ को छोड़कर। टेंसर की मैं बात नहीं कर रहा, जिसमें डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है वो वेक्टर होता है। तो पहले आप इसमें स्केलर वाले ऑप्शंस को काट दो, तो एवरेज स्पीड गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड गया, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर होगा। अब या तो हमारा आंसर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, सॉरी। तो आपने रेड वाले फोकस करके हमने ये तो जान लिया वेक्टर क्वांटिटी, और हमने स्पीड को काट दिया। अब आप ब्लू वाले फोकस करो। ब्लू वाला क्या बोला है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम हम कब डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, dx/dt के लिए, जब हम डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं तो क्या हम हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तुम तो यार इतने समझदार हो, तुम्हें अभी तक समझ भी आ गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो नेक्स्ट सवाल है
मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये देखो भाई, ये कोई प्रोजेक्टाइल है। इसमें पता है ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं, मैं तो खुद सॉल्व करके बताता हूँ, बट इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करने वाला है नहीं। ये हमने कोई यू वेलोसिटी से छोड़ दिया, ठीक है। तो कब होता है, तो आप सभी कोई जानते हो मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, मैक्सिमम रेंज तब होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है। और भाई अगर तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि थीटा जब 45 डिग्री होता है तब भी सबसे ज़्यादा रेंज होता है, तब तो भाई तुम्हारा बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, अब रट लो, अब तो कम से कम रट लो कि अगर 45 डिग्री होगा तो सबसे ज़्यादा रेंज होगा। तो जो 90 डिग्री वाला वो तो ऐसे ही चल गया, कट गया। अब तो बस 3 ऑप्शन बचे। अब इसके बाद तुम फॉर्मूले को याद करो। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, एक सेकेंड, यू स्क्वायर साइन, पतला कर रहा था 2 थीटा, ये 2 है यहाँ पे, साइन 2 थीटा, अरे साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखो भाई, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब 1 होती है। तो जब तुम पूरे साइन 2 थीटा को, एक सेकेंड, जब साइन 2 थीटा को 1 पुट कर दोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को जब तुम 1 पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर के लिए यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को तुमने 1 पुट कर दिया अपॉन में जी, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन में जी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में तुम वो चेक कर लो। तो आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन में जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि इसमें यू बाय जी दिया गया है, जबकि हमें यू स्क्वायर होता है। और सी भी गलत है क्योंकि थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, थीटा इसमें 90 डिग्री दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये आसान सवाल है अ बॉडी ट्रेवल्स अलॉन्ग अ circumference of a circle of radius 2 meter with linear velocity 6 meter per second, then angular velocity is। तो इसका कहने का मतलब क्या रही, पूछ क्या रहा, मैं आपको पेज पे समझाता हूँ। तो ये भाई सवाल, ये कोई सर्कुलर बाउंड्री है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, और ये इसकी रेडियस दिए गए थे 2 मीटर, और उसकी जो इस इंस्टेंट पे जो इस तरफ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमें कितना दिया गया था, v बराबर दिया गया था 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया गया था, ठीक है। तो जानते हैं v बराबर फॉर्मूला से आर ओमेगा, v हमें कितना दी गई 6, आर हमारे पास कितना है 2, ओमेगा हमें निकालना है। तो जब तुम इधर से काटोगे 2 से ये 3, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया 3। चूंकि ये ओमेगा है तो ये 3 मीटर पर सेकेंड मत लिख देना, 3 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आंसर क्या लिखा था, हमने आंसर निकाला था 3 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 2 मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 8 नंबर सवाल, लो भाई, अब मतलब अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे एग्जाम में इससे आसान क्या ही होगा। एक्सेलरेशन इज अ विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप वेक्टर मारोगे टिक और पालोगे 1 नंबर और बढ़ जाओगे ज़िंदगी में आगे और क्वेश्चन में भी आगे। चलो भाई ये है, ये क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक सेकंड से छोटा कर दूं ताकि दिखे, हाँ क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस हमें दिए गए, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन माई टाइम। हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशंस। हाँ भाई ये लो, हमें दिया है, पहले दे रखा है P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, फिर हमें दे रखा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर हमें दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ना ये है डाइसी क्वेश्चन है, डाइसी वाला, तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसमें ऑप्शन सही दिए नहीं है। क्या है ना कि अगर देखो तुम इंडिविजुअली अगर बात करोगे तो तुम पाओगे कि फोर्स खुद में वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो 2 यहाँ पे हो गए, वेलोसिटी इधर वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर वेक्टर है,
ये हो गए। और वर्क पावर टाइम, तो ये तो तीनों स्केलर है। तो 1 2 3 4 ऐसे तुम देखोगे तो तुम्हें 4 वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, और अगर ऑप्शन को छोड़ो, अगर तो आप ऐसे देखोगे तो फोर्स एक तुम्हें वेक्टर मिलेगा और वेलोसिटी एक तुम्हें वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो तुम्हें 2 वेक्टर मिलेंगे, और पहले तरीके से देखोगे तो तुम्हें 4 वेक्टर मिलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि ऑप्शन में दोनों है, 2 भी है 4 भी है, ठीक है। तो तुम टिक करोगे क्या? तो बेसिकली तुम इसे दूसरे वाले मेथड से टिक करोगे, दैट इज़ ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 2। तो 2 वेक्टर है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है आपने क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। खैर दोनों तरीके से सही होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई ये लो, अब ये मतलब कितना ही आसान है। अगर तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना ये फिजिक्स के चैप्टर का, तो तुम सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाओगे। मे बी ये वो 1 2 इधर उधर हो सकते हैं। क्वेश्चन है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स इट इज़ कॉमन टू गिव अ सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ। अगर तुमने कभी कपड़े उतारे हैं, भींगे कपड़े, तुम जब उतारते हो जो सूख गए होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं ना, एक बार झाड़ते हैं, झटका देते हैं, उठा के पटक देते हैं उसे, मतलब पटकते तो नहीं, झाड़ते हैं। तो बेसिकली वो होता क्या है, वो क्यों करते हैं, तो आपको याद होगा। अब मैं इसमें कोई इक्वेशन तो है नहीं जो तुम्हें पेज पे समझाऊँ। तो होता क्या है ना कि ऐसे करके ये लाइन लेता हूँ। मान लो ये तुम्हारे शर्ट है, शर्ट का एक लेयर है, और इस पर क्या होती है ना, बढ़ा लूँ थोड़ा, इस पर क्या होता है ना, धूल जमा होता है, ऐसे करके धूल जमा होता है, ढेर सारा धूल, ये धूल है, ठीक है। अच्छा, और जब तुम इसे झाड़ते हो तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये जो धूल के पार्टिकल है, ये जो धूल के पार्टिकल है, ये जाना नहीं चाहेंगे कहीं, ये वहीं पे रहेंगे, ये वहीं पे रह जाएंगे, ये वहीं पे रह जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगता है, वो वहीं पे रुके रहना चाहता है। तो जब तक, तो तुम जब इसे अचानक झाड़ दोगे तो ये यहीं पे रहने की टेंडेंसी को लूज़ नहीं करेगा, यहीं पे रह जाएगा। बट जो तुम्हारा शर्ट का ये जो लेयर है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा शर्ट के लेयर तो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया और ये यहीं पे रह गया, और इस पे लग जाएगी नीचे की ओर mg ग्रेविटी, और ये गिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। तो ये किस में गया है, तो ये कहा गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जब कोई गन को आप फायर करते हो तो वो जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो क्यों होती है। एक सेकेंड, हाँ वो क्यों होती है। तो भाई ये आप जानो, रिकॉइल वेलोसिटी से पहले आप जानो कि यहाँ पे मैंने आपको सेम चैप्टर से मॉडल सेट में उसमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालना मैंने आपको सिखाया था कैसे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। बट वो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है वो आता कैसे है, वो आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज़ करके। अब वो कैसे, तो वो मैं आपको बताऊँ। ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि ये कोई एक बॉल ए होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये फिर ये कोई बॉल बी होता है, और ये दोनों इधर V1 से जा रहे होते हैं और ये इधर V2 से जा रहा होता है, और फिर ये आगे आके यहाँ टकरा जाता है ऐसे करके, ऐसे टकरा जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही ये टकराता है यहाँ पे लगता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वो कैसे, तो ये इस पे ये लाल वाला बॉल इस पे आगे की ओर फोर्स लगाता है एफ रेड, और ये जो है पीला वाला ये इस पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है एफ येलो, ठीक है, मतलब कलर के हिसाब से। तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पहले ये जा रहे थे फिर ये टकराएं और उसके बाद ये फिर सेपरेट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का कंसेप्ट लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और फिर हम लोग उसमें, और क्योंकि ये सिस्टम एक फ्री सिस्टम है, इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। और यही दोनों को यूज़ करके हम रिकॉइल वेलोसिटी निकालते हैं। तो क्या क्या हुआ, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये एक सेपरेट सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। और दूसरा क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ अप्लाई होता है जब ये कोलाइड करता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज द बुलेट हैज़ स्मॉलर लीनियर मोमेंटम, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्जर लीनियर मोमेंटम, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज द बुलेट हैज़ ज़ीरो मोमेंटम, अरे भाई ज़ीरो मोमेंटम कैसे, ऐसा भी नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा ना वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ नन ऑफ अबव। देखो मोमेंटम हम लोग यूज़ करते हैं, बट हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं। सिर्फ मोमेंटम यूज़ करके हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी में नहीं निकालते, हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, हाँ, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज, ओ भाई लो, क्या ही सवाल है। देख लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो तुम तो भाई इसे भमोड़ दोगे। ठीक है, तो देखो मास हमें दे रखा, वेट पूछा, तो वेट क्या होता है हमारा mg, m/g। मास हमें दे रखा कितना, ये देखो मास दिया ना 2 kg, और ऐसे आप g लगा लो 9.8, आप इसे सॉल्व करो, ये हमारा आएगा 19.6। चूँकि वेट है तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर क्या है, हाँ, ए पैसेंजर इज मूविंग, मैं इसे एक सेकंड पहले अंडरलाइन कर दूँ, यस ये लो, अ पैसेंजर इज मूविंग बस इज, ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड। ये तो तुमने खुद फील किया होगा, कभी तुम बस में जा रहे हो, टेम्पू में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, किसी में भी जाओ, एरोप्लेन में नहीं, ठीक है, किसी में भी जाओ, अगर बस वाला अचानक ब्रेक मारता है, अगर ट्रेन अचानक ब्रेक मारती है, अगर तुम्हारा भाई अचानक ब्रेक मारता है बाइक पे, तो तुम कहाँ जाते हो, पीछे नहीं, तुम जाते हो आगे, तुम आगे की ओर गिरते हो। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कारण होता है। और इनर्शिया न्यूटन्स के किस नियम में एक्सप्लेन है, तो इनर्शिया का कंसेप्ट न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन्ड है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। सेकंड लॉ से हमें मोमेंटम का कंसेप्ट मिलता है, और फिर मोमेंटम से हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। थर्ड लॉ में हम पढ़ते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज सेकंड लॉ। उन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड। देखो भाई, तुम एक बात जानो, कभी भी अगर, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन, जो दोनों बनाया था ए बी, एफ रेड एफ येलो, वो कब होता है, जब कंजर्वेशन कोई भी पार्टिकल का होता है ना, तो हम लोग वहाँ दोनों चीज़ यूज़ करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ करके ही हम जब कोलिजन का जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई मतलब नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ओनली, ये तो हमें एनर्जिया का कंसेप्ट देता है, और न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें मोमेंटम मिलता है। और उसके बाद मोमेंटम में जा कर के हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो मानते हैं, और फिर वहाँ कोलाइड हो, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है, तब हम वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ भी लगाते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखो इसमें ना ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब तुम जान रहे हो कि इससे पहले जो तुम्हारे पेपर हुए सब इजी हुए हैं, और तुम्हें सबसे मुश्किल पेपर मिला है अभी तक का जो प्रीवियस ईयर मैंने कराया है, और जो तुम्हारे मॉडल सेट का, इससे पहले देखो कितना आसान है। तो अगर तुमने वो सब कर लिया है तो ये तुम्हें आसान लगेंगे, पर ज़्यादा देर का होगा भी नहीं। क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, अ फोर्स F इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल to the surface, the friction force F developed is proportional to, बेसिकली हमें इसमें फ्रिक्शन के बारे में बताना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे
फोर्स लगाएंगे और वो जो ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा जिधर हमने फोर्स लगाया है। और जब तो वो जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें डिराइव करके बताना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो चलिए हमें आपको इसे पेज पे सॉल्व करो। तो ये दिया गया हमें सवाल, ये हमारा सरफेस और सरफेस पे एक रखा है मास और इसमें हमने फोर्स लगाया और ये इधर को और मूव करने लगा। ठीक है, तो हम जब जान रहे हैं कि अगर इस पे रखा है तो इस पे नीचे लग रहा होगा mg, इसके नीचे लगेगा mg और इसके नीचे mg लगेगा तो इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या होगा हमारा n इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्यों? ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। और ये जब फोर्स आगे लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को मैं डिनोट कर दूं एफ आर से। तो एफ आर इज इक्वल्स टू हमारा फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा एफ आर, म्यू का म्यू और एन को हम यहां से एम जी पुट कर देंगे। तो ये देखो, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका गया, म्यू के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब सरफेस कितना रफ है। सरफेस अगर रफ होगा तो म्यू ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। और क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के। अगर मास ज्यादा होगा, अगर 2 किलो का मास होगा, 1 किलो का मास होगा, छोटू सा फिद्दू इतू सा मास होगा, 100 ग्राम का मास होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। मास अगर 1000 किलो का होगा, ट्रेन होगा, तो मास ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो ऑप्शन में चलिए चेक करते हैं क्या है, स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल नहीं, स्क्वायर के तो हमने नहीं लाया था, तो ऑप्शन नंबर ए गया। मास ऑफ द बॉडी यस बिल्कुल से। रेसिप्रोकल टू द मास मतलब 1 में m, तो 1 में m तो हमारा ऐसा कुछ आया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ द बॉडी। स्क्वायर ऑफ द बॉडी, अब स्क्वायर ऑफ द बॉडी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली कह रहा है 1/m स्क्वायर, तो ऐसा कुछ भी तो हमने लाया नहीं था। हमने जो लाया था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। तो ये हमारा क्या था, यहाँ एक सेकंड, ये नहीं, हाँ ये मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ छूट नहीं गया ना, नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल है, देखो, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन क्या क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, बोथ कंजर्व होगी। तो इसके लिए तुम मुझसे चूरन ले लो। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एनी काइंड ऑफ कोलिजन में क्या होता है, तो एनी काइंड ऑफ कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमारा हमेशा कंजर्व होता है। क्यों का तो खैर एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। अब आपको एग्जांपल दे दूँ, अगर इलास्टिक कोलिजन हुई तो कोई बॉल होगी, अगर इलास्टिक कोलिजन हुई तो कोई अगर बॉल को अगर आप ड्रॉप करोगे ऐसे करके नीचे और ये यहाँ पे आएगी और ये वापस जंप करके ऊपर यहीं पे आ जाएगी, तो जितनी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कंजर्व रहेगी। बट अगर कोई इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो ड्रॉप ऐसे करोगे और ये नीचे आएगा और ये वापस पूरे हाइट तक वापस जा भी नहीं पाएगा, ये वापस अपना आधा हाइट गेन करेगा और यहीं पे रुक जाएगा। बट ये पूरा हाइट गेन करता है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन में हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, बट जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये ऑप्शन गलत हो गया। जब ये ऑप्शन गलत तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लो भाई, ये देखो, ये इतना अच्छा सवाल है, इतना आसान सवाल है कि मैं इसका आंसर ही नहीं बताऊंगा। इसका आंसर तुम्हें बताना है, ठीक है। ये दिया पोटेंशियल एनर्जी का हमसे पूछा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मास इंटू डैश इंटू एच। अब यहाँ इस डैश में क्या भराएगा, इस डैश में क्या फील होगा, ये तुम समझो, ठीक है। मैं इसका आंसर जानबूझ के नहीं बता रहा, ये तुम कमेंट में बताना, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल्स टू, एरिया अंडर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है वो किसके इक्वल होता है, इसे हमें बताना। तो चलिए इसे पेज पे सॉल्व। तो ये है हमारा सवाल। ये देखो, हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया है। तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये अब हम बेसिकली बताने कि ये जो इसके अंडर एरिया है ये हमें क्या बताता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ गया। अब एरिया हमें क्या बताएगा, ये एरिया
तो चलो ये एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारे पास, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हाफ हो गया, ये हमारे पास बेस है। बेस क्या हमारे पास, तो हम हाफ का हाफ लिख लेंगे। बेस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट हम लिखेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। फिर ये देखो हाइट पे क्या रखा है हमने, फोर्स को, तो फोर्स को हम लिख देंगे न्यूटन। तो ये हमारे पास हाफ न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर। हाफ को हम खैर हटा देंगे, यूनिट पे हम ध्यान देंगे। यूनिट क्या हमारे पास आया, न्यूटन मीटर। अब तुम अच्छे से याद करो कि न्यूटन मीटर किस में होता है, तो न्यूटन मीटर हमारा होता है वर्क के लिए। कैसे होता है, तो वर्क होता है ना हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भाई क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना। एफ एस कॉस थीटा ये होता है ना हमारे पास वर्क। तो देखो फोर्स के लिए हमारे पास आ गया न्यूटन, मीटर के लिए हमारे पास मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आ गया मीटर। तो ये किसकी यूनिट है, वर्क की, तो वर्क इज आवर राइट आंसर। तो हमने आंसर क्या निकाला था, वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज वर्क डन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ, लो भाई ये तो मतलब मैंने कितने ही बार ही करा दिए मैंने आपको। मॉडल सेट में तीन मैंने एक मॉडल सेट करवाया है, एक PYQ करवाया है, और उससे पहले ही फिजिक्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, और तीनों में ये सवाल था, और तीनों में इसका आंसर फोर्स था, और इसमें भी इसका आंसर फोर्स जाएगा, ठीक है। तो फिर से फोर्स याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेसिकली हमसे पूछा है कि ये कोई एक यूनिट है इसकी, और ये जो हमारा है इक्वल टू किसके, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I, ठीक है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा। तो ये जो डब्बे में क्या आएगा हमारे पास, तो ये तो भाई फॉर्मूला हो गया ना, I ओमेगा किसका फॉर्मूला होता है। एक सेकेंड, गलती हो गई मेरे से, वो गलती ये हुई कि एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया अल्फ़ा, ठीक है, वो गलती होगी। तो I अल्फ़ा किसका फॉर्मूला होता है, आपसे ये बेसिकली पूछा है। तुम्हें अगर याद ना हो तो बहुत आसान क्वेश्चन ये होता है हमारे टॉर्क, ठीक है, टॉर्क के लिए होता है, ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में क्या एक्सप्लेन करूँ, बट मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। बी इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला 21 नंबर, इफ़ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर द मास ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज। तो ये भी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही होती है इक्वली। कैसे होती है वो बताऊँ, तो ये कोई सर्कल है, और इस पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इसके सेंटर के थ्रू, तो क्या पूछा है, इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है हमेशा इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही इक्वल होती है, ठीक है। 22 नंबर सवाल, ये देखो भाई क्वेश्चन में हमें पूछा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट दिया ये, या मतलब क्या ही क्वेश्चन में एरर किया, प्लांट क्या दिया भाई, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट डज नॉट डिपेंड अपॉन। बेसिकली प्लांट छोड़ो, क्वेश्चन का करने का मतलब है जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब इसको बनाने से पहले आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में बता दूं। एस्केप वेलोसिटी वो एक पार्टिकुलर, वो एक स्पेशल वेलोसिटी होती है कि जिस स्पीड से मैं आपको फेंक दूँ अगर धरती पर से उठा के, या किसी भी चीज़ को उठा करके फेंक दूँ, तो आप धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाओगे, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले जाओगे, फिर आप चले ही जाओगे, फिर आओगे नहीं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो होता है √2g और m मास। अब ये मास क्या होता है, तो ये होता है मास ऑफ किसका भाई, तुम्हारा या अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो √2gm। तब यहाँ से तुम एक चीज़ देखो, 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। और ये मतलब एक चीज़ तुम देख रहे हो, इसका मतलब ये कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड ही नहीं करता। जो एस्केप वेलोसिटी होता है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को उठा कर फेंक रहे हैं उस पर ये डिपेंड ही नहीं करता। मतलब कि अगर तुम्हें एक चींटी को फेंकना है
या फिर तुम्हें एक हाथी को उठा के फेंकना है या तुम्हें एक गेंडा को उठा के फेंकना है, ठीक है ना, किसी को भी उठा के फेंकना है, तो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो डिपेंड नहीं करता वो कितना भारी है, वो कितना हल्का है, तुम्हें इस चीज़ से फेंकना पड़ेगा √2gm। तो ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो ये देखो तो मास ऑफ प्लैनेट नहीं, प्लैनेट मत मार देना, ऑप्शन नंबर ए गया। रेडियस ऑफ प्लैनेट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी गया। ये देखो मास ऑफ बॉडी, इस पे डिपेंड, एक सेकेंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन, हाँ यस, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बताया तुम्हें एक चींटी को भी फेंकना है, अगर ये तुम्हें एक हाथी को भी फेंकना है तो √2g एंड मास ऑफ अर्थ, इसका जो वैल्यू आएगा उससे आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। 23 नंबर सवाल है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल, मिनिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, या इक्वल बोथ पोल एंड इक्वेटर। तो ये देखो तुमने अगर पढ़ी हो तो हमारे जो धरती है ना वो पूरा फ्लैट नहीं है, वो थोड़ा सा इस प्रकार है। तो यहाँ से जो क्या होता है ना, इसे सेंटर से, एक सेकेंड, लाल कलर ले लो, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ, एक सेकेंड, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ A, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ B, और जो B होता है हमारा, B होता है ये A से कम होता है, ठीक है। B हमारा A से कम होता है इसलिए, और आप जानते हो कि जो ग्रेविटी और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये हमारा 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो जहाँ डिस्टेंस कम वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम एट पोल। ये अगर ये बनाओ तो इसे पोल कहते हैं, और इस जगह को इक्वेटर कहते हैं, इस जगह को पोल कहते हैं। तो मैक्सिमम एट पोल और मिनिमम एट इक्वेटर, तो मैक्सिमम एट पोल इज़ आवर राइट आंसर। मिनिमम एट पोल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मिनिमम एट पोल ये गलत ऑप्शन है, और मैक्सिमम एट इक्वेटर नहीं, मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है। 24 नंबर सवाल, ये दो, अरे यार, हाँ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, देखो कैसे मास पे कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था और अभी फिर बताता हूँ, हो सकता है तुमसे फॉर्मूला ही पूछ दे। 2g और मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। वो जो बॉडी है जिसे हम फेंक रहे हैं उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, उसे हम लोग लिखेंगे एज अ, क्योंकि उसमें मास का तो फैक्टर नहीं है, तो मास का फैक्टर m0 ऐसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि मास का कोई फैक्टर नहीं है इसमें। तो m0 इज़ आवर राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये लो, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये लो, अब ये तो प्रेशर के सवाल से आ गया, फ्लूइड से आ गया। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस पे वर्क करते हैं, तो ये पास्कल लॉ पे बेस होता है बेसिकली। अगर ऐसा कोई है और इस प्रकार का अगर आप कोई लोगे, ये इस प्रकार का, तो ये, और यहाँ से अगर हम एरिया कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस किस लॉ पे काम करता है, तो ये पास्कल लॉ पे हमारा काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड फाइनली इट, तो ये तो आप जानते हो ना कि अगर आप नहाओगे, और अब कभी कभी हुआ होगा कि अपने माथे पर पानी डाला और वो पहले छिटक गया, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी। 27 नंबर सवाल है, विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये ले लूँ, हाँ, तो F इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एन ए और dv अपॉन dx, ठीक है, ये होता है। और यहाँ जो हमारा dv अपॉन dx होता है ये होते हैं हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी नहीं होता है, ये होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ए मतलब एरिया, ठीक है। तो ये हमारा किस पे डिपेंड किया, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, एरिया पे, एन पे, ठीक है। और किस, तो यहाँ देखो, और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो पानी है तो उसमें थोड़ा सा कम विस्कस फोर्स होगा, अगर उसमें दूध है तो थोड़ा सा ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा, और अगर हनी है तो और ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा, घी है तो और ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा।
तो नेचर पे भी डिपेंड करती है। तो नेचर पे डिपेंड की, एरिया पे डिपेंड की, सॉरी नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड की, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड की, एरिया पे डिपेंड की, मैंने आपको फॉर्मूले बताया, बट ये जो डिपेंड नहीं किया वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं किया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। 28 नंबर सवाल, ये लो, इतना आसान सवाल है। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एंड अबव इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। वो वेलोसिटी जिसके नीचे अगर कोई वेलोसिटी बहती है तो वो स्ट्रीम लाइन में बहती है, और अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो वो फिर टर्बुलेंट हो जाती है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, गुड, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। सवाल है, a steel wire is lodged by 2 kg weight, and if the radius of wire is doubled, then the extension will become। तो इसका एक्सटेंशन, तो ये रहा भाई हमारा सवाल। ये कोई वायर है जिसका लेंथ हमें दिया गया l, रेडियस दी गई है r। थोड़ी सी शैडो हो रही है तो तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो क्वेश्चन बता दो, इसमें बोला गया ना कि अगर कोई वायर है जिसका लेंथ है l एंड रेडियस है r, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस है r, ठीक है, तो इसके लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर दें? तो अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला। तो पाई तो कांस्टेंट है तो पाई की पाई रहेगी, और आर को हम आर स्क्वायर, और इसकी जो एच है ये हो जाएगा एल। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या आया? पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, और अगर इसकी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम में कुछ बोला नहीं, चेंज हुआ है, तो और फिर हम रेडियस को आर को हम लोग कर देते हैं 2r। ठीक है, तो इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी एल से हो जाएगी इसकी लेंथ एल डैश हो जाएगा। अब लेंथ चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है बट लेंथ अब चेंज होगा। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो V2 हो जाएगा हमारे पास पाई 2r का होल स्क्वायर, एक सेकेंड ब्लर हो रहा है, हाँ, 2r का होल स्क्वायर इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एल। ये हो गया हमारे पास V2। चूंकि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो V1 बराबर V2। तो हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल क्या था? ये देखो पाई आर स्क्वायर एल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एल, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एल डैश। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग काट देंगे, तो एल अपॉन में एल डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1। हमें एल डैश निकालनी थी तो एल डैश हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पास एल अपॉन में 4। मतलब कि जो हमारे पास अब जो लेंथ आएगी वो पहले के 1 अपॉन में 4 हो जाएगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में 4 इंटू एल। एल था हमारे पास इनिशियल लेंथ, तो पहले के ये 1/4 हो गई। ठीक है, तो इसका हमने आंसर क्या निकाला? 1/4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। क्या है? द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज। तो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी होती क्या है? तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी होती क्या है। जैसे आप एक इमेजिन क्या करो, मैंने बना दी आपके लिए एक ब्लैक बॉडी, ये है ब्लैक बॉडी, ठीक है, और इसे हम कर देते हैं पूरा फिल। ठीक है, ये चलो भाई, ये हो गया बेस्ट ब्लैक बॉडी। हाँ देख लो भाई, यही है बेस्ट ब्लैक बॉडी, यही जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट ब्लैक बॉडी ये वो होता है जिसमें कि हम कोई भी लाइट को एंट्री दे तो वो बाहर ना आ पाए। कोई भी लाइट को अगर हम एंट्री दें, तो जैसे ये कोई अगर लाइट को मैंने एंट्री दी इसमें, तो ये ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके अंदर ही घूमते रह जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। देख रहे हो, ये अंदर ही घूमते रह जाएगा, पूरा का पूरा लाइट बाहर नहीं आ पाएगा, उसे हम लोग कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी।
तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड ऑफ टू हाई टेम्परेचर, जब हम लोग एक चारकोल के लैम्प को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो हमें मिलता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में से लाइट बाहर जाती हैं। ठीक है, तीसरा नंबर देखो भाई, तीसरा ऑप्शन देखो, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल्टर, ग्लास में तो ऐसे ही पास हो जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गया, तीसरा ऑप्शन भी गया। दूसरा ऑप्शन है मेटल कोटेड विथ ब्लैक डाई। हाँ देखो, जो ब्लैक डाई होता है ना वो बहुत अच्छे से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, बट उसमें से भी पास हो जाती है, थोड़ी बहुत ही पास होती है बट पास उसमें से भी होती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होलो इनक्लोजर ऑफ ब्लैक एंड इनसाइड द हैविंग अ स्मॉल होल, तो इसमें थोड़ा सा छोटा सा होल होगा, एक सेकेंड, तभी तो भाई लाइट अंदर जाएगी, उसके बाद ये उसमें फंस जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब इसे रट भी सकते हैं। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखो, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी 1 मोल ऑफ गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले पते होने चाहिए। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है, एक सेकंड मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ ना, ये हमारे पास होता है 3/2 RT। ठीक है, और आप अगर ये पावर लग रहा है बट ये पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 KNA अपॉन में T, अपॉन बोलो मल्टीप्लाई, मतलब 3/2, फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस K, एक सेकेंड, दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दिस इज Na फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा क्या होगा 3/2 KT, 3/2 KNAT या फिर 3/2 RT। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन से मैच कर लो, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है 3/2 RT। देख रहे हो, मतलब तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए थे वो थोड़े से टफ थे, और तुम्हारे इस बार भी मॉडल पेपर में तो पूछेगा वो भी थोड़ा सा टफ है, और तुम ये कर लोगे तो जो तुम्हारे बच्चे खुचे क्वेश्चन रह गए होंगे वो इससे कवर हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए भाई 32 नंबर सवाल की ओर आते हैं, और ये क्या है, द वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज बाय द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इसमें कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से जिसे हम लोग थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर से नहीं कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, ऐसे तो बहुत लोग बहुत सॉल्यूशन करवा देंगे, कोई सबसे इजी सॉल्यूशन है, आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल्स RT। अब आप ये देखो, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट T, तो इसमें जो आपको नहीं मिला तो वॉल्यूम मिल रहा है तो वॉल्यूम जाएगा, प्रेशर मिल रहा है प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी हो रहा है, बट इसमें वर्क नहीं है। ठीक है, इसमें वर्क नहीं है क्योंकि जो वर्क है वो कैरेक्टराइज नहीं किया गया है थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर में। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज वर्क। ठीक है, बी नंबर, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज द स्टेटमेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली ये ना डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन आपके पास दिया गया है और ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ये किसका डेफिनेशन है, क्या है, तो क्वेश्चन डेफिनेशन में आपको हिंदी में समझाता हूँ। हीट कैन नॉट बाय इट सेल्फ लिखा है, यहाँ इट सेल्फ बाय होना चाहिए। हीट कैन नॉट इट सेल्फ बाय फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज स्टेटमेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो लो टेम्परेचर का बॉडी है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई ग्लास है जिसमें लो टेम्परेचर, और एक ग्लास है B उसमें हाई टेम्परेचर, और जब इन दोनों को टच करेंगे तो आप बताओ कैसे होना चाहिए। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होती है, बट जब हमें लो से ही हाई में फ्लो करवानी है तो क्या ये नेचुरली होती है? नहीं, ये बिल्कुल नेचुरली नहीं होती। हाई से लो नेचुरली होती है, बट लो से हाई नहीं होती, इसके लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो ये कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फर्स्ट लॉ है या फिर सेकंड लॉ? कौन सा लॉ है वही बताना है। तो ये हमारा डिफाइन किया गया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में।
ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है। 34 नंबर, एन इंजन हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 62 डिग्री, इट्स एफिशिएंसी इज डबल, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज। तो चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ पेज पर जाकर, ठीक है। तो ये भाई हमारा सवाल, हमारे पास ये सोर्स था और ये सिंक था। इसका टेम्परेचर हमें दिया था T1 और इसका जो टेम्परेचर है हमारे पास दिया गया था T2, ठीक है। तो और हमें बोला गया था कि इसका जो एफिशिएंसी है ये 1/6 है, और जब हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं 62 डिग्री से तो ये हमारा इसका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। तो लास्ट में बताइए सोर्स का टेम्परेचर कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं, शैडो के लिए माफी चाहता हूँ भाई, बट मैंने ट्राई कर ली है हर एंगल से। यहाँ पे मिनिमम शैडो है, इस एंगल पे, जिस एंगल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम जानते हैं इफिशियंसी नीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 - T2 अपॉन T1, एक सेकंड सॉरी T1। तो हमारे पास इफिशियंसी दी गई है 1/6, ठीक है। ये हमारे पास इफिशियंसी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 - T2 - T1, एक सेकंड, ये ठीक है। तो हम यहाँ इसे हम इधर ले आएंगे और इसे हम इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास आएगा T2 अपॉन T1, इसे हम इधर ले आएंगे, प्लस में हो गया, यहाँ पास हो जाएगा 1 - 1/6। ये कैसे हुआ, ये देखो ये माइनस में है, इसे हम इधर लाएंगे इज इक्वल टू के साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये यहीं पे रह जाएगा, इसे ये प्लस में, इसे हम इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा T2 अपॉन T1, ठीक है। T2 अपॉन T1 ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ऊपर में आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम पहले T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमें काम में आएगी। T2 की वैल्यू हो जाएगी 5/6 इंटू T1। तो आप इसे याद रखें पहले। तो ये हमारे पास है। अब क्या हुआ ना कि हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया है, कितने से रिड्यूस किया है, 62 डिग्री से। तो हमारे पास एफिशिएंसी हो गई डबल। तो हम फिर से एफिशिएंसी को फॉर्मूला लगाएंगे 1 - T2 अपॉन T1। अब हमारे पास एफिशिएंसी डबल हो गई। पहले हमारे पास, एक सेकेंड, पहले हमारे पास एफिशिएंसी 1/6 थी, अब हमारे पास एफिशिएंसी 2 × 1/6 हो जाएगी क्योंकि डबल हो गई, इज इक्वल टू 1 - तो हमने टेम्परेचर घटाया है 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 62 डिग्री, ठीक है, अपॉन में T1। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इज इक्वल टू 1 - T2 - 62 अपॉन में T1, ठीक है। इतना हो गया। धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, इसीलिए। अब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो ये इस पूरे को मैं इधर उठा के ले आता हूँ नेगेटिव साइन के साथ, तो पॉजिटिव के साइन के साथ हो जाएगा T2 - 62 अपॉन में T1, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 1/3। इस पूरे को मैंने इधर उठा के ले आया, तो ये हो जाएगा आगे हमारा कितना, T2 को हमने कितने लाया था ये बताओ। T2 को हमने लाया था 5/60, ये देखो, तब यहाँ लिख देंगे। तो अभी हम पुट नहीं करेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अरे यार ये बड़ा समस्या और इस शैडो के साथ, सॉरी फॉर दिस। हम इसे ऐसे लिखेंगे T2 - 62 अपॉन में T1 इज इक्वल टू ये जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पास हमें यहाँ से आ जाएगा T2 - 62 अपॉन में 2/3 T1। ये हो गया। T2 की वैल्यू डाल दीजिए, आप ही ने यहाँ पे निकाला था T2 5/6 T1, हमें लिखेंगे 5/6 T1 - 62 इज इक्वल टू 2/3 T1। अब T1 को हम एक साथ लाएंगे, तो जब हम T1 को साथ में ले आएंगे और ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा, और इसके बाद हम लेंगे T1 को कॉमन, तो हमारा बचेगा 5/6 - 2/3 इज इक्वल टू 62। तो T1 यहाँ पे एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे 6 आएगा, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 62। तो यहाँ हमारा T1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, एक सेकेंड, T1 × 1/6 इज इक्वल टू 62,
और आप जब इधर से सॉल्व करोगे तो T1 हमारा आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 12 और 372, ठीक है। तो हमारे T1 आ गया 372 केल्विन, ठीक है, ये हमारा इतने में आ गया। बट हमें तो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था, तो जब हम केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे, इससे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में। तो लास्ट में हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर कितना आ गया, सोर्स का टेम्परेचर हमारे पास आ गया 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास आ गया सोर्स का टेम्परेचर एंड दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लाया 99 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो, मतलब क्या ही है, ये पूरा इजी सवाल है। देखो, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट डी जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, देखो इसका मतलब जब भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपसे बोल दे, तो जब कभी भी अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसा इतना टेम्परेचर जब कोई भी ऑब्जेक्ट रीच करता है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है, एकदम वो हिलते हैं, एकदम फ्रीज हो जाता है हर सब्सटेंस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मॉलिक्यूल मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ये होता है इसका मतलब। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 36 नंबर सवाल के ओर चलते हैं। ये देखो, ये भी अगेन इन गैसेस अ साउंड ऑफ वेव इज ओनली लॉन्गिट्यूडनल। आप हमेशा याद रखें, कभी भी साउंड वेव होता है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये देखो, ये भी बहुत आसान सवाल है, 1 मिनट भी नहीं 5 सेकंड में करना सवाल है। इफ़ अ वेव कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना 1 सेकंड में किया गया वाइब्रेशन। तो यहाँ देखो हमारे पास 2.5 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रही है, ये 20, तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करेगी 20 अपॉन में 2.5, ठीक है। तो आप इसे काटो, यह आ जाएगा हमारे पास 8 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 38 नंबर सवाल के लिए, इफ अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। देखो इससे पहले भी पेंडुलम का सवाल पूछा, पेंडुलम बोल रहा हूँ सॉरी, फ्रीक्वेंसी का, और अभी भी फ्रीक्वेंसी का सवाल पूछ दिया। तो सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, 1 मिनट में कितनी ऑसिलेट करी, कितनी बार 78 टाइम्स, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 78, बट फ्रीक्वेंसी होती क्या 1 सेकेंड में, तो 1 इज इक्वल्स टू 78 अपॉन में 60, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3, ठीक है। आप जब इसे कट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 1.3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर चल जाएगा हमारा ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं होती है, ठीक है। 40 नंबर सवाल, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकुलर SHM। देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -x, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्या होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पहले इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑप्शन काट देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमने काट दिया। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट गलत है, मैंने कहा था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने काट दिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को भी काट दिया। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गया, हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ये तो होता ही है, और क्या होता है माइनस वही होता है फॉर्मूला में, ये देख लो एक सेकेंड, एफ इज इक्वल्स टू होते हैं ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, तो ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन बताता है, तो इनवर्सली वाला तो हमने काट ही दिया था। ये देखो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाला भी काट दो, ये ऑप्शन नंबर सी भी काट दो, क्योंकि डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन नहीं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्या, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ तो ये थे भाई आज आपके 40 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ये इजी सवाल थे एज़ कम्पेयर्ड जो मैंने आपको पहले करवा के रखा है उससे, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। पहले जो मैंने आपको सॉल्यूशन कराया उसमें हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल नहीं थे, कुछ ही न्यूमेरिकल थे। अगर आपने वो कर लिया तो आपने ये ज़रूरी कर लिया होगा, ठीक है।
अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉडल सेट के सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। एक निवेदन और है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और अपना कुछ सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट में मैं देखूँगा तो मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।